जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आज हमारा राष्ट्रपति का जो सेकंड पार्ट है हम वो कवर करेंगे। पिछले पार्ट तक हमने जो राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन फॉर्म है वो फिल कर दिया था। आप जो प्रीवियस क्लास उसमें जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा जो आगे का राष्ट्रपति का पार्ट का टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन मंडल कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की क्या व्यवस्था की गई है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। के तहत निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। उसमें कौन कौन होंगे? सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित मेंबर, सभी निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा, उन सभी के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखिए आप, निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्य। उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए। उसके बाद वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 वर्तमान में। इन 8 में से दिल्ली, JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पुदुचेरी, जो पांडिचेरी उसका नाम जो वर्तमान में पुदुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए। ये हो गया निर्वाचन मंडल ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्टोरिक कॉलेज है जो प्रेसिडेंट के लिए, तो ये रहेगा। लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य व दिल्ली व पुदुचेरी की और जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित जो एमएलए हैं वो रहेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो इसमें नहीं रहेंगे। तो ये निर्वाचित जो सदस्य है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी में कि चुनाव प्रक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुनाव प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो इलेक्शन होंगे वो अप्रत्यक्ष होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। उसके बाद एकल हस्तांतरणीय जो प्रक्रिया है, एकल हस्तांतरणीय जो मत प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था रहेगी, प्रतिनिधित्व व्यवस्था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो जो ये व्यवस्था है समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, ये वहां पर प्रयोग होती है जहां पर कैंडिडेट की संख्या 1 से ज़्यादा हो, जहां पर जो कैंडिडेट है उनकी जो संख्या 1 से ज़्यादा हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए जो सीट है वो एक ही सीट है। उम्मीदवार चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 50 हो, लेकिन सीट कितनी है? 1। इसलिए यहाँ पर इस व्यवस्था का प्रयोग नहीं होगा। कहने के लिए हम इसमें ये इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इस व्यवस्था का प्रयोग राज्यसभा चुनाव में किया जाता है। तो जो चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होंगे, एकल हस्तांतरणीय मत प्रक्रिया रहेगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन को जीतने के लिए कोटा क्या रहेगा? राष्ट्रपति के इलेक्शन को जीतने के लिए कोटा क्या रहेगा? इसके लिए कोटा रहेगा कोटा फॉर विन रहेगा 50% + 1। जिस व्यक्ति को 50% + 1 वोट मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। अब इसमें हम जैसे हमने कहा कि लोकसभा व राज्यसभा के MP और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दिल्ली, JNK, पुदुचेरी के एमएलए ये वोट डालेंगे। लेकिन इनके वोट की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। सबसे पहले वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए क्या रहेगी? इसमें आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य की जनसंख्या टोटल कितनी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए इन स्टेट, नंबर ऑफ एमएलए
इन स्टेट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 डिवाइड बाई 1000। इस प्रक्रिया को करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो संख्या कितनी हो, किसकी होगी, एमएलए की। जैसे मान के चलिए आप हरियाणा की जैसे 2.5 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो आप ऊपर लिखेंगे। टोटल एमएलए कितने हैं, 90। इस जो सम को या जो इस प्रक्रिया को आप सोल्व करके जो आंसर निकलेगा वो किसकी संख्या निकल जाएगी, एक एमएलए की संख्या निकल जाएगी। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ आंसर आता है 10 फॉर एग्जाम्पल, तो हरियाणा में एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो आप इस 10 को 10 मल्टीप्लाई 9 इसको करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हरियाणा के टोटल एमएलए की संख्या निकलेगी। उसके बाद वोट वैल्यू ऑफ एमपी, उसके बाद आप देखेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमपी कि एमपी के लिए वोट वैल्यू क्या रहेगी। इसमें आप देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, जैसे मान के चलिए आपको हरियाणा के एमपी की संख्या निकालनी है। हरियाणा में टोटल एमपी कितने हैं, टोटल एमपी हरियाणा में है 15 किस प्रकार, 10 लोकसभा प्लस 5 राज्यसभा। इसमें जैसे आपने एमएलए की संख्या निकाल ली, एक एमएलए की संख्या 10 और टोटल एमएलए कितने हरियाणा में 90, तो 10 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 90। जो आंसर निकलेगा वो आप यहां रख दोगे। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एमपी, नंबर ऑफ एमपी। जो यहां पर आंसर निकलेगा वो आप ऊपर रखोगे यहां पर 15 संख्या, जो इसको डिवाइड करोगे वो फिर एक एमपी की संख्या निकलेगी। जैसे मान के चलिए यहां पर निकल गया 7, तो ये एक एमपी की संख्या, तो आप इसको क्या कर दोगे 7 मल्टीप्लाई 15। जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, एक एमपी की संख्या होगी। तो ये निकालने के बाद, ये प्रक्रिया करने के बाद, उसके बाद जो व्यक्ति हैं वो वोट डालेंगे। जैसे एमएलए है, एमएलए हरियाणा के, तो जैसे हम हरियाणा के वासी हैं तो हरियाणा के वासी कहाँ वोट डालेंगे, चंडीगढ़ में, जो हमारा विधानसभा जो क्षेत्र है। उसके बाद जो एमपी है वोट कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे न्यू दिल्ली में। तो ये तो प्रक्रिया निकलने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलता है जैसे वो व्यक्ति वोट डालेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो सबसे जो जटिल प्रक्रिया वो क्या है कि वोट डालते कैसे और उनकी काउंटिंग किस प्रकार होती है। देखिए इस चीज को समझिए। जैसे अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप यहां समझिए, जिस प्रकार हम वोट डालते हैं प्रत्यक्ष चुनाव में, कि मान के चलो किसी क्षेत्र में, जैसे कोई क्षेत्र वहां पर एमएलए के लिए वोट डालना है, एमएलए के लिए इसमें कैंडिडेट खड़े हैं 10। जिसको वोट ज्यादा मिले, जिसको वोट ज्यादा मिले, मान के चलिए किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को वोट मिल गए 10 में से, संख्या को हम कम करेंगे, जैसे 5 व्यक्ति खड़े हैं, किसी को वोट मिले 20, एक को मिले 25, एक को मिले 30, एक को मिले 35 और एक को मिले 36। तो इसमें कौन जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट मिले। इसमें जीतने के लिए कोई कोटा फिक्स नहीं है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। इसमें कोई कोटा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतने वोट मिलने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो ये कोटा रखा गया है 50% प्लस 1 का कोटा, इसमें यहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसके लिए उम्मीदवार, हम किस उम्मीदवार को, इसमें देखते हैं हम इनकी वोटिंग या फिर प्रक्रिया एक्चुअल में किस प्रकार की होती है। ये ऐसा टॉपिक है, आप नॉर्मली जो आपकी जो याद करने की प्रक्रिया है, जैसे जिस प्रकार आप पढ़ते हो उससे थोड़ा हटके आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए आप, यहां हम समझते हैं, देखिए मान के चले कोई एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। ऐसे ही हम नीचे काउंट करेंगे, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। इसी प्रकार एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी, एक व्यक्ति सी। आपको मिलेंगे वैलिड पेपर, यानी कि एक कागज का टुकड़ा। उस कागज के टुकड़े पर कैंडिडेट के नाम है। जैसे 3 कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड कैंडिडेट सी, और सभी को वैलिड पेपर मिले हैं। मान के चले कोई एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले प्रेफरेंस दी कैंडिडेट 1 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को। यहां पर कोई कैंडिडेट आया, दूसरा कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने वोट डाला, जितने व्यक्ति खड़े हैं उसको वोट सभी को देना है। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर हमने वोट एक व्यक्ति को दिया, लेकिन यहां पर वोट सभी को देने पड़ेंगे प्रेफरेंस के आधार पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनमोल नाम का व्यक्ति आया, अनमोल नाम का व्यक्ति, वो कहेगा कि मेरी प्रेफरेंस में कैंडिडेट ए राष्ट्रपति बनना चाहिए, अगर ये नहीं बनता तो सेकंड नंबर में देता हूं बी को, थर्ड देता हूं मैं सी को। ऐसे ही कोई व्यक्ति आया, उसने कैंडिडेट ए को सबसे पहले उसने अपनी प्रेफरेंस दी सी को, वो बोला दूसरे नंबर पर बनना चाहिए ए और तीसरे नंबर पर बी।
ऐसे ही कोई तीसरा कैंडिडेट आया, वो कहता है कि सबसे पहले बनना चाहिए ए, दूसरे नंबर पर सी, तीसरे नंबर पर बी। ऐसे ही करके बहुत सारे कैंडिडेट आए। अब काउंटिंग होगी इनकी। काउंटिंग में सबसे पहले जिस व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है उसके वोट काउंट होंगे। जैसे अब इन सभी के लिए एक अलग से बॉक्स बनाया जाएगा, इन सभी के लिए अलग से बॉक्स बनाया जाएगा। जैसे ए के लिए अलग से एक बॉक्स बना लिया गया, बी के लिए अलग से एक बॉक्स बनाएंगे, सी के लिए अलग से एक। फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को इतने वोट मिले, बी को इससे थोड़े कम मिले और सी को बिल्कुल ही कम मिले। लेकिन अगर यहां पर कोई कैंडिडेट ये कोटा कंप्लीट करता है 50% +1 वाला, तो हम इसको यहीं पर विजेता घोषित कर देंगे। लेकिन यहां पर ये कोटा कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए जो सबसे नीचे है व्यक्ति उसको कर देंगे इलेक्शन काउंटिंग से बाहर, यानी कि ये व्यक्ति परमानेंटली बाहर है। लेकिन इसके वोट की काउंटिंग होगी कि इस व्यक्ति ने प्रेफरेंस किसको दी है, सेकंड। अब फर्स्ट वाली प्रेफरेंस तो इसकी सी की थी, सेकंड किसकी है। मान के चलिए सेकंड में आया, एक जो वैलिड पेपर यानी कि जो पर्ची वो निकाली, उसमें देखा कि सेकंड प्रेफरेंस इसकी बी की है, तो बी का एक वोट यहाँ पर बढ़ जाएगा। दूसरा वैलिड पेपर निकाला, देखते हैं उसकी भी बी की है। ऐसे करके इसकी सेकंड प्रेफरेंस बी की है। और देखते हैं हम इसकी कि बी यहाँ पर ये कोटे को कंप्लीट कर चुका है 50% +1, तो हम बी को क्या कर देंगे, राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। तो जो ये प्रक्रिया है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आगे हम राष्ट्रपति से जो रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति बने, इस प्रकार के फैक्ट हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।